नमस्ते साथियों, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास संख्या है 14 नंबर ये हमारी क्लास है, जिसमें आदिकाल का भाग 7 हम पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य की आज दूसरी क्लास है। रासो साहित्य में जो 13 नंबर क्लास थी उसमें हमने रासो साहित्य शुरू किया था, जिसमें हम दो रासो साहित्य, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके थे, रासो काव्य परंपरा की विशेषताएं क्या है ये पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो है रासो ग्रंथ, उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। खुमान रासो और बिसलदेव रासो दोनों के विषय में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम अगला रासो ग्रंथ जो है वो देख लेते हैं। रासो ग्रंथ पढ़ने से पहले सभी से विनम्र हाथ जोड़कर मेरा निवेदन यह है कि अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। धन्यवाद। तो चलिए, रासो में आज कौन सा रासो है? परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? रचनाकार है जगनीक। जगनीक ने लिखा था परमाल रासो और रचना काल क्या है इसका? विक्रमी संवत 1230। अगर ईस्वी सन में हम बात करें तो 1173 ईस्वी, विक्रमी संवत 1230 इसका जो है वो रचना काल माना जाता है। अब वर्ण्य विषय देखिए। परमाल रासो में कालिंजर के राजा परमाल, परमार्दी देव भी जिन्हें बोलते हैं, उसके आश्रित आला और उदय सिंह की वीरता की गाथा जो है इसमें वर्णित की गई है। और आला और उदल जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। परमाल रासो जगनीक के द्वारा लिखा गया है। विक्रमी संवत 1230 इसका जो है समय है। कालिंजर बोल दो या महोबा के राजा परमार एवं उसके आश्रित दो सेना नायक हैं आला और उदल, उनकी वीरता की गाथा को इसमें गाया गया है जगनीक के द्वारा, जो कि शहीद हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध करते हुए। 52 युद्ध आला उदल ने किए थे। 52 युद्धों का, छोटी बड़ी लड़ाइयों का इसमें वर्णन है और बहुत ही सुंदर ये जगनीक ने लिखा है। जगनीक जो था वो महोबा के जो चंदेल शासक परमाल या परमर्दी देव भी बोलते हैं, उसका दरबारी कवि था। इसमें बहुत सुंदर जैसे वर्णन किया गया है। अब जगनीक परमाल रासो में लिखता है कि महोबा वाले जो है वो बड़े ही लड़ाइये हैं और उनका खौफ जो है बहुत ही भयंकर है। एक को मारते हैं तो दो मर जाते हैं और तीसरा तो खौफ खा के मर जाता है। बड़े लड़ाइये महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुगो ऊपर लोथ लई लटकाए। टंगी खोपड़िया है बरगद पर बरखा सहे शीत ओ धाम, आधी रतिया की बेला में रोवे लई आल्हा को नाम। ये बोलते हैं जगनीक परमाल रासो में। मांडवगढ़ की लड़ाई है, जब आला उदल के जो पिता और चाचा है उनके सर काट के मांडवगढ़ का शासक जो है बरगद पर टंगा देता है उनकी खोपड़ियों को, दक्षराज और वत्सराज के। तो इस तरह से देखिए और भी बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ जब लड़ाई होती है, पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं, मुझे अच्छी लगती हैं इसकी। बुझा बहादुर फड़कन लागी, नाचन लगे मुच्छ के बार, कट कट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रक्त की धार। 12 बरस लो कुकर जिए, अरु तेरा जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। परमाल रासो जो है वो जगनीक ने लिखा, कहीं मिलता नहीं है, लेकिन ये गाया जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी अलहेत गाते थे। पुराने समय से अलहेत पीढ़ी दर पीढ़ी यह एक मौखिक परंपरा पर आधारित काव्य था, लोक गीत था। तो जो है वो गाते थे। तो कहा जाता है कि परवर्ती काल में इसमें जो है वो कुछ नया इसके साथ जो है मिलता चला गया और ये रचना जो है वो मतलब नई होती चली गई।
अब देखिए, आगे देखिए, इस वीर गीत का रचयिता जगनीक संवत 1230 महोबा के चंदेल राजा परमाल यानी परमर्दी देव के दरबारी कवि था। का दरबारी कवि था, यहाँ का कीजिए। परमाल राजा परमर्दी देव पर लिखित परमाल रासो ग्रंथ आलाखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। आलाखंड के नाम से ये रचना जो है वो प्रसिद्ध है। आलाखंड जो है परमाल रासो का ही विकसित रूप जो है माना जाता है। यह एक लोक गेय काव्य आला शैली में लिखा गया था। वीर गीत है जिसका रूप जो है परिवर्तित होता रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता था। आगे से आगे कुछ इसमें नया जो है वो ऐड होता, इसका संशोधित जो है वो संस्करण चलता रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की तरह इसे भी अर्ध प्रमाणिक रचना जो है वो माना है। समय अनुसार इसका परिवर्तन रूप जो है परिवर्तित होता रहा है और परमाल रासो का ही विकसित रूप जो है आलाखंड माना जाता है। कहा जाता है कि परमाल रासो ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा ग्रंथ रहा होगा जिसमें अनेक खंड थे, उनमें से जैसे 23 खंड थे उनमें से एक खंड जो आला था और आला खंड को ही परमाल रासो या आला खंड या परमाल रासो जो है वो कह दिया जाता है। तो आगे देखिए, आला खंड स्वयं कोई मूल रचना न होकर परमाल रासो का ये खंड मात्र है। इस परमाल रासो जिसमें 23 अध्याय है जिन्हें खंड कहा जाता है, इन्हीं में से एक खंड आला खंड परमाल रासो का ही विकसित रूप है। आजकल तो आला खंड ही चलता है परमाल रासो का। इस ग्रंथ में परमाल की सेना की बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीरों आला उदल के 52 युद्धों एवं अनेक विवाहों का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? परमाल था, परमर्दी देव था, महोबा का चंदेल शासक था, उसकी सेना के 2 क्षत्रिय वीर हैं, उसके सामंत हैं कौन? आला और उदल। उसके 52 युद्धों और अनेक विवाहों का वर्णन मिलता है। आला खंड में छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन है। युद्ध के कारण मुख्य 3 रहे हैं, एक तो विवाह, दूसरा प्रतिशोध की भावना और तीसरा लूट। ये 3 कारण युद्धों के रहे हैं। आगे देखिए कहाँ यह गाया जाता है, कहाँ प्रसिद्ध है। देखिए बेंसवाड़ा पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहाँ और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में यह निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा है। आला का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेंसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास आज भी यह गाया जाता है। और कब गाया जाता है तो इसका क्षेत्र देखिए, बुंदेलखंड, बेंसवाड़ा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का, महोबा के आसपास का क्षेत्र। आला खंड का गायन वर्षा ऋतु में होता है, आषाढ़ और सावन माह में। अलहेत गाते हैं इसे, और आला छंद गाने वाले अलहेत कहलाते हैं। वर्षा ऋतु मैंने बताया आषाढ़ या सावन मास में। और परमाल रासो की जो है, परमाल रासो का अंगिरस का करिए यहाँ पे आप, का अंगिरस जो है वीर रस है, वीर रस प्रधान ये रचना है परमाल रासो। और अलहेत गाते हैं, आषाढ़ आया नहीं कि गांव गांव ढोलक की थाप पर अलहेतों के कंठ फूट पड़ते हैं। सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा ने सावन होए, सुरग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा ना जीवे कोय। स्वर्ग तो सबके लिए बना है, सदा कोई नहीं जीता है, और सावन सदैव के लिए नहीं होता है। तो आला खंड गायन वर्षा ऋतु, आषाढ़ और श्रावण मास जो वर्षा ऋतु आती है, अलहेत गाते हैं। और अपनी गेयता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध यह परमाल रासो जो है उसका अंगिरस जो है वो वीर रस है। आगे देखिए, मौखिक परंपरा पर आधारित, मौखिक परंपरा पर आधारित आला खंड का प्रकाशन सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे, जिलाधीश थे, कौन थे? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम मौखिक परंपरा पर आधारित, या यूं कहें कि लोक कंठ में बसे
इस लोकप्रिय युद्ध काव्य का सर्वप्रथम जो प्रकाशन है वो करवाया किसने? चार्ल्स इलियट। और कब करवाया? 1865 ईस्वी में। ये तत्कालीन कलेक्टर थे, जिलाधीश थे फर्रुखाबाद क्षेत्र के। तो इन्होंने क्या किया? लिपिबद्ध करवाया, अनेक भाटों की सहायता से ही करवाया होगा लिपिबद्ध, तो क्योंकि वही गाते थे इसे। तो इलियट ने कन्नौज और उसके आसपास के अलहैतों के माध्यम से इसका संग्रह करवाया, लिपिबद्ध करवाया और सर्वप्रथम आल्हा खंड के नाम से इसे प्रकाशित करवाया। और सर्वप्रथम आल्हा खंड के नाम से इसे जो है वो प्रकाशित करवाने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स इलियट को 1865 ईस्वी में। इससे पहले तो ये केवल गाया जाता था, गाते थे लोग, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसका स्थानांतरण होता रहा। तो इन्होंने इसका प्रकाशन करवा दिया चार्ल्स इलियट ने। और चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया उसी के आधार पर जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ जो है वो निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित किसने करवाया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। देखिए 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से करवाया। वही आला खंड के अनुसार इन्होंने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और 1920 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवा दिया। परमाल रासो जो है नाम, परमाल रासो नामकरण डॉक्टर श्याम सुंदर दास की देन है। पहले तो आला खंड था, आला गाया जाता था और इन्होंने कहा कि परमाल रासो वास्तव में कोई बड़ा ग्रंथ होगा, उसी का एक खंड है, वो है आलाहा खंड। 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से इस आल्हा खंड को प्रकाशित करवाया। तो वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया और अंग्रेजी में ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया? आल्हा खंड या परमाल रासो का वाटरफील्ड ने अंग्रेजी अनुवाद करके अंग्रेजी में ग्रंथ का प्रकाशन किया। वाटरफील्ड इसे पृथ्वीराज रासो, वाटरफील्ड क्या कहते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो का एक खंड है और वो भी कौन सा? कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में एक खंड है महोबा खंड। वाटरफील्ड इसे पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानते हैं, महोबा खंड मानते हैं, जो उचित नहीं। ये वाटरफील्ड की बात जो है वो उचित नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका मत का खंडन भी किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने वाटरफील्ड के इस मत का खंडन भी किया है कि है जो वाटरफील्ड का मत है यह सही नहीं है। ये पृथ्वीराज रासो का भाग न होकर, खंड न होकर परमाल रासो एक स्वतंत्र रचना मानते हैं। अब देखिए परमाल रासो के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत क्या है, क्या कह रहे हैं विद्वान। देखिए आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। ये किसका कहना है? बच्चन सिंह का कथन है। हालांकि कथन थोड़ा सा आगे और है। ये आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का अभाव है, कहीं कहीं उदल की रसिकता के संकेत अवश्य मिलते हैं, ऐसा कथन है बच्चन सिंह का। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, कहीं कहीं उदल की रसिकता के संकेत अवश्य मिलते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला कथन देखिए, वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला कथन देखिए, आल्हा खंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है। यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अब परमाल रासो की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं हम। देखिए परमाल रासो की प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी हैं। पंक्तियां देखिए, गुस्सा है के पृथ्वीराज जब तुरते हुक्म दियो करवाए, बत्ती दे दो सब तोपन में इन पाजिन को दऊ उड़ाए। गुस्सा है के पृथ्वीराज जब तुरते हुक्म दियो करवाए, बत्ती दे दो सब तोपन में इन पाजिन को दऊ उड़ाए। एक तो देखिए
अरे रे 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 गोला छूटे कड़कड़ करे अग्नियां बान रिम झिम गोली बरसे सन सन परी तीर तीन की मार। तो ये हो गया। एक ऐसा अन्य भी एक कथन है, अरे अरे गोला छूटन लागे सर सर तीर रहे सन्नाए, गोला लागे जही हाथी के मानो चोर सेंध है जाए, गोला लागे जोन ऊंट के सो गिरी पत परे चकत्ता खाए, खट 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 तेगा बोले बोले छपक छपक तलवार, चले जुनब्बी ओ गुजराती ऊना चले विलायत क्यार, तेगा चमके वर्दबान के कटी कटी गिरे सुघरवा जवान। तो एक ये पंक्ति भी है, अरे 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 गोला छूटे, इस पर मुझे याद आ गया, अरे अरे गोला छूटन लागे सर सर तीर रहे सन्नाए। बरस 12 बरस लो कूकर जीवे, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। देखिए 12 बरस लो कूकर जीवे ओ तेरा जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 18 वर्ष के बाद अगर कोई छत्री उस समय में, मतलब उस समय की पंक्ति है, आजकल तो कोई बात अलग है कि उस समय में जब बरस 18 के बाद कोई क्षत्रिय जी रहा था तो इसका मतलब वो क्षत्रिय नहीं है, आगे जीवन को धिक्कार ही है, मतलब कोई लड़ाई नहीं लड़ी है उसने। आगे देखिए तीसरा कथन, सदा तरैया ना बन भूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सबका हु को यारो सदा न जीवे कोय। ये तो मैंने आपको पहले बताई दी थी। एक वो जो मेरी प्रसिद्ध पंक्ति है, टंगी खोपड़िया है बरगद पर बरखा सहे, शीत ओ धाम आदि रतिया की बेला में रोवे लई, आल्हा को नाम सुना देता हूं मैं, गाऊंगा नहीं, यहाँ लिखा नहीं है मैंने। बुझा बहादुर फड़कन लागी नाचन लगो मुझ को बार, कटकट बोटी गिरे खेत में उठ उठ कर रुंड करे तकरार, घोड़ा बिचला था उदल का जिसमें बहे हजारों जवान, आदि जमुना में पानी बहे आदि बहे रक्त की धार, बड़े लड़ैये मोहबा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गो ऊपर लोथ लई लटकाए। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सुनता रहता हूं मैं यूट्यूब पे तो याद हो गई हैं। तो ये परमाल रासो। अब हम देखते हैं हमारा, देखिए परमाल रासो के बारे में एक बार और देख लेते हैं। आलाखंड है, जगनिक रचनाकार है, विक्रमी संवत 1230 की ये रचना है। कालिंजर महोबा के राजा परमाल और उसके आश्रित आला और उदल उदय सिंह की वीरता की गाथा है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। आपसी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। महोबा के राजा परमाल, एक कनौज का जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, इन सब के मध्य, वैसे जयचंद जो है वो परमाल का मित्र भी था। तो ये है परमाल रासो, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया था किसने? 1865 में चार्ल्स इलियट ने, और उसी के आधार पर परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया श्याम सुंदर दास ने। 1920 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवा दिया। वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड के अहले अलहेत गाते हैं, ढोलक पर थाप दे करके आलाखंड। तो अगला हमारा जो है देखिए, तो परमाल रासो के बाद हमारा अगला ग्रंथ जो है वो है हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? हमीर रासो के रचनाकार जो है वो है सारंगधर, माने जाते हैं हमीर रासो के रचनाकार। रचनाकाल क्या है हमीर रासो का? हमीर रासो का रचनाकाल जो है विक्रमी संवत 1414। अगर ईस्वी सन में हम बात करें तो 1357 ईस्वी जो है वो हमीर रासो का रचनाकाल है। और यह हमीर रासो जो है रचना अब प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं हुई है अब तक हमीर रासो रचना। केवल प्राकृत पेंगलम में कुछ पद मिल गए थे शुक्ल जी को प्राकृत पेंगलम में कुछ 8-10 पद मिल गए थे। अब तो कुछ ज़्यादा हो गए हैं, 15 पद और मिल गए थे। तो प्राकृत पेंगलम में मिले कुछ पदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना की कल्पना की। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि यह हमीर रासो जो है लिखा गया था, जिसमें हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का शायद इसमें वर्णन रहा है। एक हमीर रासो जो है रचना मानी जाती है किसकी? जोधराज की। एक हमीर रासो किसकी रचना मानी जाती है? जोधराज की। हमीर रासो जो है
वो मुक्तक रचना है। एक बात यहाँ यह लिखो, मुक्तक काव्य, हमीर रासो मुक्तक काव्य माना जाता है। तो प्राकृत पेंगलम में मिले कुछ पदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमीर रासों की कल्पना की और 8 छंद मिले, 15 और मिल गए और कहा कि इसे सारंगधर ने लिखा। यह रचना का मूल ग्रंथ जो है हमीर रासों का अभी तक प्राप्त नहीं है। प्राकृत पेंगलम, अब इसके बारे में देख लेते हैं। प्राकृत पेंगलम जो है वो अपभ्रंश की रचना है, अपभ्रंश में है प्राकृत पेंगलम। छंदों का ग्रंथ है, छंदों का ग्रंथ है जिसमें कई रचनाकारों के छंद, विद्याधर के, सारंगधर के, बब्बर के, जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगलम है और संकलनकर्ता जो है लक्ष्मीधर हैं और प्राकृत पेंगलम की भाषा जो है वो अपभ्रंश है। तो प्राकृत पेंगलम में कुछ पद मिल गए, कुल 8 पद मिले, 15 कहीं और से शुक्ल जी को मिल गए। तो कहा कि यह हमीर रासों की इन्होंने कल्पना की। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें राजा हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन एवं हमीर की वीरता की प्रशंसा वर्णित हुई होगी, ऐसी उन्होंने कल्पना की। सारंगधर एक कवि होने के साथ साथ, हमीर रासो सारंगधर का लिखा हुआ माना जाता है। सारंगधर एक कवि होने के साथ साथ सूत्रकार भी थे। सारंगधर द्वारा संग्रहित सारंगधर पद्धति पद्यकोश है। अन्य ग्रंथ भी एक उपलब्ध है, सारंगधर पद्धति, जिसमें साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। इसके अलावा हमीर रासो के बारे में देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने जो वो प्राकृत पेंगलम के पद थे हमीर के माने, जो शुक्ल जी ने इन पदों को सारंगधर का नय मानकर किसी जज्जल कवि के पद राहुल सांकृत्यायन ने माने हैं। इस संदिग्ध रचना के विषय में शिव सिंह सरोजकार ने कहा है कि सारंगधर जो थे वो चंद के वंशज थे जिन्होंने हमीर गहरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया। तो ये कहा शिव सिंह सरोजकार यानी कि शिव सिंह सेंगर ने। अब इसके बारे में देखिए, शुक्ल जी ने इस रचना से अपभ्रंश रचनाओं एवं रासो रचनाओं की समाप्ति मानी है। तो अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किससे? हमीर रासो से, और रासो रचनाओं में भी अंतिम हमीर रासो। हमीर शब्द जो है वो अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर, किसी राजा शासक विशेष का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। और ये मानना किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत से कोई सहमत है नहीं। और आगे देखिए, विजयपाल रासो हमारा अगली जो ग्रंथ है। परमाल रासो हमने देख लिया, विजयपाल रासो, हमीर रासो और हमारा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? विजयपाल रासो के रचनाकार हैं नल सिंह भट्ट। नल सिंह। रचना काल क्या है? 16वीं शताब्दी माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, और यही जो है वो सर्वमान्य है। 16वीं शताब्दी का मत ही सर्वमान्य माना जाता है। और मिस्र बंधुओं के अनुसार इसका रचना काल 1298 ईस्वी माना जाता है। अब वर्णीय विषय देखिए, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश की रचना है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, अपभ्रंश की रचना है। वर्णीय विषय विजयगढ़, करौली में एक जगह है विजयगढ़, उसके शासक है विजयपाल एवं पंग राजा के मध्य हुए युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है विजयपाल रासो में। आगे देखिए, विजयपाल रासो मूलतः अपभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। इसके 42 छंद ही उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह भी अप्रामाणिक रचना मानी जाती है, अप्रामाणिक रचना है। चलिए आगे देखिए, विजयपाल रासो के बाद हमारा जो रासो ग्रंथ है वो है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। रचना काल क्या है? अज्ञात है। जयचंद प्रकाश जिसे भट्ट केदार लिखते हैं उसका रचना काल अज्ञात है। केवल ये बात देखिए,
भट्ट केदार का समय विक्रमी संवत 1225 ईस्वी के ईस्वी नहीं, विक्रमी संवत 1225 के आसपास माना जाता है। यह ग्रंथ भी अप्राप्य है, प्राप्त अभी नहीं हुआ है और रचना उपलब्ध नहीं है, तो रचना काल भी इसका अज्ञात है। वर्ण्य विषय क्या है? वर्ण्य विषय यह है कि कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का इसमें वर्णन है। अब जयचंद की वीरता का वर्णन है, ग्रंथ अभी मिला नहीं है, रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन देखिए दयाल दास सिंघायत द्वारा रचित राठौड़ा रेख्यात, चारण कवि है दयाल दास सिंघायत, इनकी एक रचना है राठौड़ा रेख्यात। उसमें राठौड़ा रेख्यात में जयचंद प्रकाश का वर्णन मिलता है। ये ख्यात जो है राठौड़ा रेख्यात बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है, संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। तो कहा जाता है कि चारण कवि दयाल दास ने अपनी ख्यात में कन्नौज तक का वृतांत जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका ग्रंथ के आधार पर ही किया था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कहा जाता है कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जयमयंक जसचंद्रिका में जयचंद की प्रशस्तियां लिखी होंगी और ये दोनों महाकाव्य थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो कहा ही है, जिनका उल्लेख जो है सिंघायत दयाल दास ने अपने ग्रंथ राठौड़ों की ख्यात में राठौड़ा रेख्यात में किया है। इस ख्यात में कन्नौज का वृतांत किया है दयाल दास ने और इन दोनों पुस्तकों के आधार पर ही कन्नौज का वृतांत लिखा है। ठीक है, और दोनों ही ग्रंथ है प्राप्त है। पर माना जाता है, कल्पना ऐसी की जाती है कि जब अब जयचंद की ही कोई प्रशस्ति नहीं मिली है, पृथ्वीराज रासो चंद ने लिखा, पृथ्वीराज की प्रशस्ति हमें मिल गई, पृथ्वीराज रासो लिखा जा सकता है, परमाल रासो उस समय जो महोबा का शासक था परमाल, वो लिखा जा सकता है। तो जो जयचंद था, जयचंद रासो क्यों नहीं लिखा जा सकता है? देखिए, सावन से भादो कम क्यों है? बिल्कुल नहीं होगा। पृथ्वीराज रासो लिखा जा रहा है और परमाल रासो लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जयचंद की प्रशस्ति भी लिखी गई होगी, जयचंद रासो भी लिखा गया होगा। वो यही है वो ग्रंथ, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को टक्कर देने वाला कन्नौज का शासक जयचंद था। अब महोबा के शासक का रासो ग्रंथ लिखा गया है, दिल्ली के शासक का रासो ग्रंथ लिखा गया है, तो कन्नौज के शासक का भी रासो ग्रंथ जो है वो लिखा जाना चाहिए। और यही जो है कल्पना की जाती है कि जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका जो है वो जयचंद की प्रशस्तियां हैं। और पृथ्वीराज चौहान को टक्कर देने वाला शासक कौन था? जयचंद था। पृथ्वीराज रासो का जो एक समय है कनवज समय, कनउज समय, कनौज समय ही माना जाता है। पृथ्वीराज और जयचंद के दोनों के युद्धों का उसमें वर्णन है। चंद ने भी कनौज का जमकर चित्रण किया है और इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि जयचंद की प्रशस्ति भी कुछ न कुछ लिखा गया होगा जयचंद की प्रशस्ति के रूप में भी। तो कहा कि ये दोनों ग्रंथ जो है मिले तो नहीं है, लेकिन ये है जयचंद की प्रशस्तियां। तो आगे देखिए, जयमयंक जसचंद्रिका, रचनाकार कौन है? मधुकर कवि हैं। रचना काल क्या है? बिल्कुल 1186 ईस्वी इसका रचना काल है। मधुकर कवि के कह दीजिए, मधुकर भट्ट कह दीजिए, एक ही बात है। मधुकर कवि का काल संवत 1240 माना जाता है। यह रचना भी अनुपलब्ध है। इसका उल्लेख भी दयाल दास सिंघायत द्वारा रचित राठौड़ा रेख्यात में हुआ है। अब वही बात है, मैंने कह दिया भी, पृथ्वीराज रासो लिखा गया, परमाल रासो लिखा गया, तो जयचंद रासो क्यों नहीं? बस यही है, जयचंद रासो है। मतलब जयमयंक जसचंद्रिका और जयचंद प्रकाश में ये दोनों ही कन्नौज के शासक जयचंद की प्रशस्तियां मानी जाती हैं। आगे देखिए, जयमयंक जसचंद्रिका में राजा जयचंद की कीर्ति गाथा है। जयचंद प्रकाश व जयमयंक जसचंद्रिका दोनों रचनाओं का काव्य रूप जो है वो प्रबंधात्मक है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि ये दोनों महाकाव्य थे।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन रचनाओं को नोटिस मात्र का है कि कहीं थोड़ा बहुत उल्लेख दयालदास सिंगायत की राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, पूरी रचना का कोई पता नहीं है अभी तक। शिव सिंह सरोज में भट्ट केदार व मधुकर कवि को अलाउद्दीन खिलजी का कवि बताया गया है। ये देखिए शिव सिंह सेंगर जो है वो अलग ही एक तथ्य निकाल कर ले आते हैं। तो इसी के साथ जो है वो ये समाप्त होता है रासो का आज की क्लास। अब हमारा कल की क्लास में हम पृथ्वीराज रासो देखेंगे और अन्य जो महत्वपूर्ण रासो जो है, रासो के ग्रंथों के नाम और उनके कवियों के नाम हम एक बार देख लेंगे। तो आज हमने सबसे पहले परमाल रासो के बाद में हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, इन रचनाओं को हमने देख लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो क्लास को समाप्त करने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कल हम पृथ्वीराज रासो देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।